दोस्तों, एक दुखद बात हमारे साथ हुई है और पिछले 1 महीने से हम काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में जा रहे हैं। दरअसल 1 महीने पहले हमारा चैनल यूट्यूब की तरफ से डिमोनेटाइज कर दिया गया था और अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है, जिस वजह से हम कोई वीडियो नहीं ला सके। आई नो आप सबको इंतज़ार रहता है हमारी कहानियों का। आपने हमारे 6 साल के सफ़र को देखा है तो ये बात आपको भी बतानी ही थी और इसीलिए हम फिर से आपके लिए एक नए अंदाज में वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, इस सफ़र को हम जारी रखेंगे। बस आप सब अपना साथ, प्यार और सपोर्ट देते रहना। इस वक्त आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है और दिल से प्रे करें कि दोबारा अपील में हमारी ये चैनल क्लियर हो जाए और आप तक हमारी कहानी पहुंचती रहे। बस आपसे इतना कहना था। चलिए अब कहानी की तरफ। साइकोलॉजी की दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि इंसान के दिमाग की गहराइयों को समझने का एक बेहतरीन नमूना बन जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है। कभी आपने सोचा है अगर किसी इंसान का दिमाग मौत के आखिरी पलों में एक पूरी दुनिया बना दे तो क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जहां यादें, डर, अपराध बोध और सच्चाई सब मिलकर एक अजीब सी हकीकत बना देते हैं। कभी आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अचानक वही दुनिया डरावनी हो जाती है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब इंसान का मन गहरे ट्रॉमा और भय से गुजरता है तो उसकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। कभी कभी जो हमें देख रहे होते हैं वो सच नहीं होते, बल्कि हमारे ही दिमाग द्वारा बनाई गई एक जटिल मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया होती है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल मेज जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब वास्तव में हो रहा है या ये सिर्फ एक मरते हुए इंसान के दिमाग की आखिरी कहानी है? और यही कारण है कि जैकब स्लेडर को मनोविज्ञान की दृष्टि से एक बेहद गहरी और अनोखी कहानी माना जाता है। 1990 में आई अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जिसके डायरेक्टर एड्रियन लाइन है। इसका प्रभाव बाद में आने वाली कई फिल्मों और वीडियो गेम्स पर साफ दिखाई देता है। इसके साइकोलॉजिकल विजुअल्स और माइंड बेंडिंग स्टोरी टेलिंग ने बहुत ही क्रिएटर्स को इंस्पायर किया, जैसे जापान के वीडियो गेम सीरीज साइलेंट हिल जो काफी प्रचलित भी हुई। उसके ट्विस्टेड क्रिएचर्स साइकोलॉजिकल हॉरर बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे फिल्म में दिखाई देते हैं। इस फिल्म ने बाद के कई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों को भी प्रभावित किया, जैसे द सिक्स्थ सेंस, ब्लैक स्वान। इन फिल्मों में भी रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क धीरे धीरे ब्लर होता जाता है। इस फिल्म ने सिनेमा में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया, डाइंग ब्रेन हेलुसिनेशन थ्योरी, यानी कि पूरी कहानी एक ऐसे इंसान के दिमाग में चल रही है जो मर रहा है। यही कॉन्सेप्ट बाद में कई मूवीज में दिखाई दिया, जैसे डॉनी डार्को, जहां रियलिटी, टाइम और माइंड के बीच की रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये वजह है कि फिल्म आज भी एक लेजेंडरी मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कहानी में क्या दिखाया गया है और फिर उसकी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को समझते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात याद रखना जरूरी है कि फिल्म में दिखाई गई ये सारी कड़ियाँ आखिर में जाकर जुड़ेंगी और एक ऐसी तस्वीर आपके सामने उभर कर आएंगी जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा परे होगी। कहानी की शुरुआती हिस्सा वियतनाम के युद्ध से जुड़ा हुआ है, जहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात है। फिल्म का मुख्य किरदार जैकब को वियतनाम युद्ध से लौटे 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब जैकब न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण जिंदगी जी रहा है। वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगती है। युद्ध से लौटने के इतने सालों बाद भी उसे बुरे सपने आना बंद नहीं हुआ। आज भी वो युद्ध के उसी बुरे सपने से जागा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसकी बेटी कोई लिफाफा दे गई है। जैकब को लिफाफे में उनके परिवार के ढेर सारी तस्वीरें मिलती है। दरअसल वो शादीशुदा है। सारा से उसके 3 बच्चे हैं और सबसे छोटे बेटे के एक्सीडेंट में मौत के बाद से जैकब अपनी पत्नी और परिवार से दूर हो गया। वो अक्सर अपनी पीठ के दर्द से परेशान अपने डॉक्टर और फ्रेंड लुइस के पास जाता है। वो एक कायरोप्रैक्टिस्ट है। गर्दन के आसपास की मसल्स के खिंचाव के साथ जैकब एकदम से खुद को फिर से उसे वियतनाम के जंगलों को देखने लगता है। वो लुइस से हैरानी से पूछता है, ये सब तुमने कैसे किया? लुइस मुस्कुराकर जवाब देता है, ये सब तो पहले से तुम्हारे अंदर है। हैरानी से जैकब जब घर जाने के लिए निकला तो पीछे से एक तेजी से आती कार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। जैकब किसी तरह बच तो गया, लेकिन कार में कोई मास्क पहने आदमी का सिर उसे वाइब्रेट होता हुआ नजर आया। उस समय बहुत से सैनिक युद्ध से लौटने के बाद ट्रॉमा, युद्ध के फ्लैशबैक्स और हेलुसिनेशन जैसी समस्याओं से गुजर रहे थे, जिसे बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा गया।
लंबे समय से ट्रॉमा से जूझ रहा जैकब अपने मिलिट्री डॉक्टर कार्ल से मिलने पहुंचा, पर वहां उसे बताया गया कि ना ही इस नाम का कोई डॉक्टर वहां काम करता है और ना ही जैकब का वहां कोई पेशेंट रिकॉर्ड है। मतलब वो वहां कभी पेशेंट था ही नहीं। जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, उसे एक और डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर कार्लसन की मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी है और इस बात को अस्पताल में दबा दिया गया। हैरान परेशान सा जैकब सोचता है कि आखिर उसके आसपास ये सब क्या हो रहा है। घर पहुंचा तो वहां उसकी गर्लफ्रेंड जेसाबेल मौजूद है। वो उसे एक पार्टी में ले गई जहां एक भविष्य बताने वाली औरत उसकी हथेली देखकर कहती है कि वो तो मर चुका है, तो वो यहाँ जिंदा उसके सामने कैसे बैठा हो सकता है। ये बात जैकब के दिमाग में गूंजने लगी और फिर पार्टी में शराब, फ्रिज में पड़े कटे जानवर का सर और पिंजड़े में बंद कौवे, वहाँ का शोर शराबा सब मिलाकर जैकब को फिर से युद्ध का पैनिक अटैक ला देते हैं। वो फर्श पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसी रात उसे तेज बुखार आ गया। जेसाबेल ने पड़ोसियों की मदद से उसके आग से तपते शरीर को ठंडा बर्फ के पानी में डाल दिया और फिर अचानक जैकब की आंख आधी रात को अपने घर में खुली, जहां वो अपनी पत्नी सारा और 3 बच्चों के साथ रहता है। खुली खिड़की के ठंडी हवा के झोंके से उसकी नींद खुल गई। तब वो सारा से कहता है कि मेरे साथ कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही है और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। सारा चुपचाप उसके गले लग जाती है। इसके साथ ही वो एक बार फिर वियतनाम के जंगलों में पहुंच गया, जहां से उसे घायल हालत में हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और फिर एकदम से वो वापस उसी बर्फ के टब में आँख खोलता है। अब जैकब को लग रहा है कि वो मानसिक संतुलन खोने लगा है। उसने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। उसने पाया कि उसके हाथ में एक नरक की यातनाओं वाली किताब है, जहाँ लोगों को अलग अलग तरह से यातनाएं दी जा रही है। इतने में जेज़ेबेल ऑफिस जाते वक्त उस पर गुस्सा करती है कि वो उस पर बोझ बनने लगा है और उसका चेहरा भी उन किताब के शैतानों जैसा लगने लगा है और वो गुस्से में बाहर चली गई। इसके तुरंत बाद जैकब को वियतनाम के युद्ध के साथी पॉल का फोन आया, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा है। मिलने पर पता चलता है कि पॉल के साथ भी वही सारे हेलुसिनेशंस, वो सब कुछ हो रहा है जो जैकब के साथ हो रहा है। अब जाकर कहीं लगने लगा था कि जैकब सही रास्ते पर है कि तभी जैसे ही पॉल ने बाहर निकलकर अपनी कार की इंजन स्टार्ट की, उसमें धमाका हो गया। उसके फ्यूनरल में वियतनाम के और भी कई साथी आए हैं। उनसे बातचीत पर पता चला कि उनके साथ भी वही सब हो रहा है, यानी कि वही हेलुसिनेशंस, वही सपने और वही अजीब से वाइब्रेट होते चेहरे। उन सबको एक ही बात लग रही है कि उनके साथ आर्मी में रहते हुए गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है और बात की तह तक जाने के लिए वो एक वकील हायर करते हैं। लेकिन अगले ही दिन वो भी उनका केस लेने से मना कर देता है और एक एक करके जैकब के सारे साथी केस से पीछे हटने लगे। जब जैकब उस वकील से मिलकर सच जानने की कोशिश करता है, वो उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जैकब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि उसे सरकारी सूत्रों ने बताया है कि वो लोग कभी वियतनाम में पोस्टेड ही नहीं थे, बल्कि थाईलैंड में थे और सभी को दिमागी बीमारी की वजह से आर्मी से डिस्चार्ज किया गया है। इसके बाद जैकब को कुछ आदमी उसे जबरदस्ती एक अस्पताल ले जाते हैं जो काफी जर्जर हालत में है। वहाँ का माहौल भी अजीब सा है। स्ट्रेचर पर लेटा जैकब के आसपास बहुत से लोग खड़े हैं, जिसमें जेज़ेबेल भी है। वो उससे मदद की भीख मांगता है, कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई उससे कहता है कि वो तो पहले ही मर चुका है और एक लंबी सी इंजेक्शन उसके दोनों आंखों के बीच घुसा देते हैं। कहानी फिर वियतनाम के जंगलों में चली गई, जहां जैकब को हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है और कोई सामने से कह रहा है कि इसका बचना तो नामुमकिन है। और इसके साथ एक बार फिर वो खुद को अस्पताल वार्ड में पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। उसके सामने सारा और उसके दोनों बच्चे खड़े हैं। वो रोते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। सारा उसे हिम्मत बंधाती है। इतने में उसका डॉक्टर दोस्त लुइस वहाँ आ पहुँचा और उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। क्लिनिक में इलाज के दौरान जैकब उसे कह रहा है कि उसने नरक देखा है, उसे बहुत नजदीक से महसूस किया है, इसीलिए वो मरना नहीं चाहता। जिस पर लुइस उसे मेस्टर एकार्ट, एक फिलोसोफर की बात बताता है। उसने कहा है कि नरक में तुम्हारा वो हिस्सा जाता है जिसे तुम जाने नहीं देना चाहते, जैसे तुम्हारे रिश्ते, मोह माया। नरक उन सबको जलाता है ताकि तुम आजाद हो सको। तो अगर तुमने उन्हें पकड़ रखा है तो तुम्हें तकलीफ होगी, वो तुम्हें शैतान लगेंगे, यातना महसूस होगी। लेकिन अगर तुमने अपनी नियति स्वीकार कर सब जाने दिया तो वही तुम्हारे फरिश्ते बन जाएंगे जो तुम्हें इस धरती से ले जाने आए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है।
कहानी वापस से जेजेबेल के घर में शिफ्ट होती है। जैकब वियतनाम के उन पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरों को देखकर ये पक्का करता है कि वो वाकई में वहाँ था, जिसे सरकार जुटलाने की कोशिश कर रहा है। उसे डब्बे में उसे अपने सबसे छोटे बेटे गेब का लिखा एक लेटर मिलता है और उसे वो घटना वाला दिन याद आ जाता है। वो रोने लगता है कि तभी वहाँ अजीब से चेहरे उसे वापस से दिखाई देने लगते हैं। तभी उसे एक आदमी का फोन आया जो उसे वियतनाम में हुए एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता है। मिलने पर जैकब उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि उसी ने उसे वॉर फील्ड से रेस्क्यू किया था। वो बताता है आर्मी केमिकल रिसर्च लैब में एक ऐसा ड्रग बनाया गया जो लोगों के एग्रेशन लेवल को कई गुना बढ़ा देता है, ताकि सोल्जर्स और एग्रेसिवली दुश्मन से लड़ सके। और एक्सपेरिमेंट के लिए उसे जैकब के प्लेटून के फूड सप्लाई में मिला दिया गया। उस ड्रग का नाम था लैडर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नाकामयाब रहा, क्योंकि इसके असर में प्लेटून के सोल्जर्स इतने हिंसक हो गए कि वो आपस में ही लड़ने लगे। ये सब सुनने के बाद हर तरफ से हारा जैकब अपने परिवार के पास लौट आया, जहाँ दीवारें बच्चों की तस्वीरों से लगी है और घर की जानी पहचानी एक महक है। वो सोफे पर बैठे सोचने लगा, क्या सच्चाई को स्वीकारने का वक्त आ चुका है? इतने में उसने देखा कि उसका छोटा बेटा गेब सीढ़ियों पर बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। जैकब धीरे से उसके पास गया, उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। फिर बेटे ने उसका हाथ थामा और सीढ़ियों से ऊपर ले गया, जहाँ तेज रोशनी में वो दोनों ओझल हो गए। कहानी शिफ्ट होकर वियतनाम के जंगल के उसे आर्मी बेस कैंप पर पहुंच गई, जहाँ जैकब को मृत घोषित कर दिया गया, पर उसका चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। डॉक्टर कार्लसन कह रहे हैं, इस आदमी ने जिंदा रहने के लिए बहुत जद्दोजहद की, लेकिन लगता है अब इसे शांति मिल गई है। और उसी वक्त सच्चाई सामने आती है। असल में जैकब कभी न्यूयॉर्क लौटा ही नहीं था। वो अभी भी वियतनाम युद्ध के मैदान में पड़ा है, घायल और मर रहा है। पूरी कहानी जो हमने देखी वो उसके दिमाग की आखिरी यात्रा थी। इस कहानी का असली रहस्य आखिर में समझ आता है। पूरी फिल्म के दौरान हमें लगता है कि जैकब किसी साजिश का शिकार हो गया है या फिर उसके आसपास कोई अलौकिक ताकत मौजूद है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी और भावनात्मक है। असल में जैकब कभी भी युद्ध के मैदान से वापस नहीं लौटा था। वो उसी समय वियतनाम की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और धीरे धीरे उसकी मौत हो रही थी। पूरी फिल्म जो हमने देखी वो असल में जैकब के दिमाग में चल रही एक आखिरी मानसिक यात्रा थी। हम इस मूवी को दो तरीके से समझते हैं, एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के जरिए और दूसरा रिलीजियस थ्योरी की मदद से। तो सबसे पहले चलिए मूवी के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की तरफ और जानते हैं जैकब का माइंड किन किन स्टेजेस से गुजरता है। पहला ट्रॉमा, दूसरा रियलिटी वर्सेस हेलुसिनेशन, तीसरा लॉस एंड गिल्ट, चौथा डर, पांचवा जवाब की तलाश, छठवां एक्सेप्टेंस और सातवां पीसफुल डेथ। सबसे पहले ट्रॉमा और वॉर PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैकब वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद अजीब अजीब हेलुसिनेशंस देखने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का प्रतीक है। युद्ध में देखी गई हिंसा और मौतें उसके दिमाग में इतनी गहराई से बस जाती है कि उसे डरावने चेहरे दिखते हैं, लोग अचानक बदलते हुए दिखते हैं, रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क मिट जाता है। असल में उसका दिमाग ट्रॉमा को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर आता है रियलिटी वर्सेस हेलुसिनेशन, जिसमें नॉर्मल लाइफ एक इल्यूशन होता है। उसका दिमाग क्रिएट करता है एक सेफ रियलिटी और अगले सीन में जैकब न्यूयॉर्क में एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ दिखता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड, जॉब, फ्रेंड्स सब कुछ है, जिसका यही मतलब है कि जब इंसान डेथ या ट्रॉमा के करीब होता है तो ब्रेन एक प्रोटेक्टिव इल्यूशन बना सकता है ताकि शॉक कम लगे। मतलब ये लाइफ शायद पूरी तरह रियल नहीं है, ये जैकब के माइंड की बनाई हुई रियलिटी हो सकती है। फिल्म में बार बार ऐसा लगता है कि जैकब किसी दूसरी दुनिया में फंस गया है। साइकोलॉजिकली ये दिखाता है कि जब इंसान एक्सट्रीम ट्रॉमा में होता है तो उसका माइंड खुद को बचाने के लिए एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेता है। तो न्यूयॉर्क की लाइफ, जहाँ वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी खुद की बनाई हुई ऑल्टरनेट रियलिटी एक प्रोटेक्टिव इल्यूशन थी, जिसे हेलुसिनेशंस भी कह सकते हैं। अब तीसरा, गिल्ट और लॉस। जैकब अपने बेटे गेब की मौत से भी बहुत गिल्ट महसूस करता है और साइकोलॉजिकल की भाषा में कहूँ तो ये अनरिजॉल्व ग्रीफ है, ऐसा मातम जो ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाया, और तब वो फ्लैशबैक्स, इमोशनल ब्रेकडाउन जैसी चीजें एक्सपीरियंस करता है। अब आता है चौथा, डर, एंजाइटी
वो हॉस्पिटल के नाइटमेयर्स, जो मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन भी होता है। डॉक्टर्स मॉन्स्टर जैसे दिखने लगते हैं, बॉडी टॉर्चर हो रही है ऐसा लगता है, और जिस माहौल में अभी वो है वो उसे नर्क जैसे लगने लगती है। इस पल में जो जैकब महसूस और जी रहा होता है वो उसकी डेथ एंजाइटी का पीक मोमेंट है, और उसका दिमाग उस मौत को टॉर्चर, पनिशमेंट, हेल इस तरह से इमेजिन कर रहा है, और उससे पनपता है फियर ऑफ डेथ यानी मौत का डर। फिल्म का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल थीम इसी के आधार पर ही बना है। अब पांचवा, जवाब का तलाशना, जिसके लिए जैकब का माइंड अब कॉन्स्पिरेसी फेज से गुजरता है। दिमाग लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जब जैकब को ये लगता है कि सेना ने उन्हें किसी सीक्रेट ड्रग एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया है। साइकोलॉजिकली टर्म में जब माइंड कियोस में होता है तो वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाता है ताकि सफरिंग को समझ सके। यह एक्चुअली ब्रेन का ही एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके बाद आते हैं छठवें, फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन यानी कि लेटिंग गो। याद होगा आपको जब जैकब अपने काइरोप्रैक्टर दोस्त लुइस से मिला था, जो उसे गहरी बात बताता है कि नर्क में वो हिस्सा जलता है जिसे हम जाने नहीं देना चाहते, जैसे रिश्ते, मोह माया। नरक उन सबको जलाता है ताकि हम आजाद हो सके। अगर उन्हें पकड़े रखा तो हमें ही तकलीफ होगी, वो हमें शैतान लगेंगे, यातनाएं महसूस होगी। लेकिन अगर अपनी नियति स्वीकार कर सब कुछ जाने दे तो वही फरिश्ते बन जाएंगे जो हमें इस धरती से ले जाने आए हैं। सातवां और आखिरी स्टेज आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, जो कि आखिर में जैकब अपने बेटे गेब को देखता है और वो भी उसके साथ सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है जैसे कोई फरिश्ता लेने आया हो। और तब जाकर असली सच रिवील होती है कि जैकब असल में वियतनाम में मर रहा था और पूरी फिल्म उसके मर रहे दिमाग की एक जर्नी थी। फिल्म का असली डीप साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मैसेज ये भी कहता है कि जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसका माइंड एक पूरी साइकोलॉजिकल नैरेटिव बना सकता है ताकि वो रियलिटी को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए कई क्रिटिक्स इसे डाइंग ब्रेन हेलुसिनेशन थ्योरी कहते हैं। तो दोस्तों, अब तक ये साइकोलॉजिकल पार्ट था, लेकिन इसका रिलीजियस एंगल भी कम फैसिनेटिंग नहीं है। तो चलिए जानते हैं परगेटरी थ्योरी, बीच की दुनिया। क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी में ये एक कॉन्सेप्ट है। ये वो अवस्था मानी जाती है जहां आत्मा मरने के बाद तुरंत स्वर्ग नहीं जाती। पहले वो अपने डर, अपने पाप, अपने गिल्ट और अटैचमेंट से गुजरती है। इस प्रक्रिया में आत्मा धीरे धीरे शुद्धि होती है। जैकब की भी पूरी यात्रा परगेटरी हो सकती है। दूसरा, डीमंस, जो कि इनर अटैचमेंट्स का प्रतीक है। फिल्म में जैकब को बार बार डरावनी क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। ये डीमंस वास्तव में बाहरी राक्षस नहीं है, ये जैकब के फियर, उसकी गिल्ट, उसके अटैचमेंट्स के प्रतीक है। इस यात्रा में आत्मा को पहले अपने मोहमाया के इनर डेमन्स के रूप का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल सीन परगेटरी का डार्क फेस यानी कि हेल का प्रतीक है। फिल्म का हॉस्पिटल सीन बहुत डिस्टर्बिंग है। इस थ्योरी के अनुसार यह सीन जैकब की स्पिरिचुअल सफरिंग को दिखाता है, जहां डॉक्टर्स और नर्स डिस्टॉर्टेड दिखाई देते हैं। पूरा माहौल किसी नर्क की तरह लगता है। जैसे कि लुइस ने कहा था कि अपने मोह माया को जकड़े रखोगे तो ये सफर नर्क का समान लगेगा, और अगर इसे स्वीकार कर लोगे तो यही डीमंस फरिश्ते बन जाएंगे जो तुम्हें इस दुनिया से परे ले जाएंगे। चलिए अब आते हैं इस फिल्म के कैरेक्टर पर। सबसे पहले हम सारा के बारे में जानते हैं। वो बाइबल के अनुसार अब्राहम की पत्नी थी। उन्हें फेथफुल मदर और प्रोफेटिक फैमिली की शुरुआत करने वाली महिला माना जाता है। बाइबल के अनुसार सारा और अब्राहम बहुत लंबे समय तक संतानहीन रहे, लेकिन भगवान ने अब्राहम से वादा किया कि उनके वंश से एक महान राष्ट्र पैदा होगा। काफी उम्र हो जाने के बाद भी सारा को एक बेटा पैदा हुआ, आइजक, और आगे चलकर आइजक को जो औलाद पैदा हुई उसका नाम था जैकब। फिल्म का मुख्य किरदार, जिसका नाम सीधे जैकब से लिया गया है। बाइबल में जैकब को एक सपना आता है जिसमें वो एक सीढ़ी देखता है जो धरती से स्वर्ग तक जाती है। उसे कहा जाता है जैकब्स लैडर। इसमें एंजल्स उस सीढ़ी पर ऊपर नीचे जाते हैं, यानी पूरी फिल्म जैकब की सोल ट्रांजिशन को दिखाती है। आगे जाकर जैकब के 12 बेटे हुए और जिन्हें आगे चलकर 12 कबीलों में बांटा गया। इसी वजह से जब जैकब्स लैडर में हीरो का नाम जैकब रखा गया तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन जाता है। फिर आते हैं जैकब की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम था जेजबेल। ये नाम भी बाइबल से ही लिया गया है।
जेजेबेल का मैनिपुलेशन यानी कि लोगों को कंट्रोल करना, उसे धोखा देना, ताकत के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, इन्हीं का सिंबल माना जाता है। और मूवी में भी जेजेबेल जैकब को धरती के जो भोग होते हैं उनमें बांधे रखती है, जिससे उसकी आत्मा मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अब जैकब का बेटा गेब बाइबल में एक फरिश्ता है। ये नाम सीधा गैब्रियल से मिला है। गैब्रियल को स्वर्ग का दूत या एंजल माना जाता है। मूवी में गेब जैकब की आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाने वाली एंजल बन जाता है। इसीलिए आखिरी सीन में वही जैकब को सीढ़ियों पर ऊपर ले जा रहा है। अब आखिर में आते हैं लुइस पर, जो कि एक स्पिरिचुअल गाइड जैकब का कायरोप्रैक्टर होता है। लुइस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल डायलॉग देता है। वो कहता है, अगर तुम जिंदगी से चिपके रहोगे तो डिमंस दिखेंगे, लेकिन अगर तुम छोड़ दोगे तो वही एंजल्स बन जाएंगे। जो जैकब को चीजों को जाने देना ये चीज सिखाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ इंटरप्रिटेशंस इस मूवी को लेकर। ये मूवी वाकई में बहुत ही अलग है। ये मूवी 1990 में बनी है और उस मुकाबले अगर देखा जाए तो ये मूवी उस समय की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। तो हो सके आप इस मूवी को जाके जरूर देखें और मेरे मूवी एक्सप्लेनेशंस का तरीका आपको अगर पसंद आया कमेंट्स में जरूर हमें बताएं और मेरे चैनल मूवीज ट्राइब को पक्के से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।